अच्छा जॉन, हमने देखा कि अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि ईरान के मामले पर उन्होंने वो मसाइल हल किए हैं जो दूसरे नहीं कर सकते थे, और चीनी सदर की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलने के लिए मदद की पेशकश भी की गई है। चाइना ने हमने देखा कि ट्रंप जब वहाँ पर गए हैं तो कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी उनका वेलकम करने के लिए। ट्रंप का चाइना का दौरा जो है, टाइमिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इस दौरे के हवाले से कुछ बयानात सामने आए हैं, वो कितने अहम हैं? और दूसरा, अभी ये दौरा जारी है, आप क्या समझते हैं? कुछ लोग ये भी तासुर दे रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ईरान को बिट्रे किया गया है चाइना की जानिब से। ये सिर्फ बातें हैं या फिर ऐसा हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये कि जो गया है ये एक हारा हुआ बादशाह, जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि रोम का बादशाह फारस की एम्पायर से हार के वो चाइना, वो वाली मिसाल है। ये ऐसा ही। वो चाइना की एम्पायर जा रहा है कि किसी तरीके से उसको अपने आप को बढ़ावा देने के लिए एक मौका मिले। ना प्रेसिडेंट आया, ना प्राइम मिनिस्टर आया, ना फॉरेन मिनिस्टर आया वहां पे रिसीव करने के लिए। और आप देखें पोजीशनिंग, जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग खड़े हुए थे वहां पे रिसीव करने के लिए, तो वो आगे भी नहीं बढ़े कि हाथ मिला ले। और बिल्कुल। बाद में जिस तरीके से उसने ट्रंप ने बयानात दिया और ट्वीट किया बाकायदा कि नहीं, चाइना हम लोग को एक गिरती हुई एम्पायर बोल रहा था, तो वो तो पुराने बात कर रहे होंगे वो, मतलब अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाना। मार्को रूबियो ने बोल दिया कि चाइना और यूएस ने एग्री कर लिया है कि ईरान टोल नहीं देगा। हाँ ये जी। बात चाइना ने खुद क्यों नहीं की? ये बात चाइना ने खुद इसलिए नहीं की, देखिए मार्को रूबियो झूठ नहीं बोल रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, वो चाइना का विजिट हो रहा है, इतनी बड़ी बात वो झूठ में नहीं बोल सकते। लेकिन जी। ये बात चाइना खुद क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चाइना भी वेट कर रहा है कि इनके अंदर दम कितना है, इनके अंदर कितना एबिलिटी है कि अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। चाइना को पता है कि ईरान को अगर वो बोल भी देंगे आप टोल्स नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ईरान बोलेगा जी बिल्कुल टोल्स हम नहीं लेते। आप ये देखेंगे 30 वेसल्स पार हुई हैं चाइनीज, किस तारीख को? 14 तारीख को, 14 मई को, मतलब कल 30 वेसल्स पास हुई हैं। चाइना ने और ईरान ने ये अमेरिका के मुंह पे तमाचा मारा है, मैं कहूंगा, क्योंकि ये दिखाया है कि देखो भाई, हम जो है ना, वो ईरान ने टोल भी लिया उन कश्तियों से जो कश्तियां जा रही हैं, ईरान ने कश्तियां अपनी तरफ से भी छोड़ी, ये दिखाने के लिए कि हम अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पावर में है। ऐसा नहीं है कि चाइना जो है वो बिट्रे कर दिया है ईरान को, जबकि चाइना खुद भी अगर नजर आ भी रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सामने ऐसी चीजें हो रही हैं। पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खोलने की बातें, अराक्ची साहब का जब विजिट हुआ था चाइना में, तब चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बात की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलना चाहिए। तो दुनिया में ये ऑप्टिक्स दिखाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पावर अपने हाथ से कोई जाने देगा। ईरान अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल में रखा हुआ है, और जो कश्तियां जा रही हैं वो टोल देके जा रही हैं। तो आपके सामने सिलसिला अमेरिका की ना कोई रिट रही है, ना कोई पावर रही है, ना कोई माइट रही है, जो वो इतना आगे बढ़ बढ़ के बता रहे हैं कि हमने इतना कुछ कर लिया। उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो कांग्रेस के अंदर और सेनेट की कमिटीज के अंदर किस तरीके से जलील हो रहे हैं, आपने तो देख ही लिया होगा कि 39 तैयारे, जो अभी बात आगे बढ़ रही है, अभी सामने आ रही है। पहले ये छुपाते थे चीजें, अब जी। सामने आ रहे हैं इनके डैमेजेस, जो इतने से ईरान से इतनी बड़ी पावर ने जो डैमेजेस सहे हैं। 39 तैयारे कहा जा रहा है कि कोई है, $29 बिलियन की सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट है। ये इकोनॉमिक डैमेजेस नहीं है, ये सिर्फ रनिंग कॉस्ट है जो उन्होंने अप्लाई की है डैमेज करने में। और मिला क्या? मिला ये कि ईरान की 90% बेसिस जो है वो ऑक्यूपेशन में है। 33 में से 30 बेसिस कोस्टल लाइन के ऊपर जो है वो ऑपरेशनल है। 70% से ज्यादा उनका मिसाइल स्टॉक पाइल जो है वो ऑपरेशनल है। अमेरिका की जो है स्टॉक पाइल भी 50% ज्यादा हो गई। उनके डिफेंसिव जो थैट सिस्टम्स है, पेट्रियट सिस्टम्स है, तबाह हो गए। क्या इज्जत रही दुनिया में? मैं कहूंगा कि ये फॉलिंग, एक डाइंग एम्पायर की आखिरी सांसें हैं जो वो चाइना में जाके निकाल रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आपने जो आगाज़ में बात की ना कि वो ऐसे ही है कि जैसे हारा हुआ बादशाह जाता है, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको समझ तो आ नहीं रही ट्रंप को कि किस तरह से मामलात का हम हल करें ईरान के साथ, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान के थ्रू मीडिएटर बनकर भी हमने देखा कि उस तरह से बातें नहीं हो सकती दोनों साइड्स पे। वो चाहते हैं कि लोग ये भी ना समझे कि मैं जंग हार चुका हूँ, जबकि लोग तो जो फैक्ट्स हैं उसको जानते हैं, उसको देखते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इसी बबल में रहूं कि ईरान से हमने जंग जीत ली है और हम आगे हैं ईरान से, और ईरान किसी तरीके से हमें इस सारे मामले में ना हमारी बात मान ले, जबकि ईरान जो है वो शुरू से इसी बात पर डटा हुआ है। ईरान क्या इतना चाइना की कठपुतली हो सकता है कि चाइना अगर कहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दो तो ईरान कहेगा ओके बॉस? क्योंकि हमने तो ईरान की अभी तक की जितनी भी जंग देखी है उसमें हमने देखा कि ईरान ने अपनी बात को आगे रखा है, किसी की बात को भी ईरान ने पहले नहीं रखा। हमेशा वो अपने मफादात, अपनी चीज़ों को, अपनी आवाम को, उन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। दूसरा ये क्लेम करते हैं जी हमने उनकी नेवी ख़त्म कर दी, हमने उनका सारा कुछ तबाह कर दिया, एयरफोर्स तबाह कर दी, मिसाइल जो है जैसे कि आपने कहा कि
70% स्टॉक जो है वो खुद अब इनके न्यूज़ चैनल जो हैं जब वो क्लेम करते हैं तो उसके बाद ये मजबूर हो जाते हैं। फिर जो पीट हेग्सेट हैं वो आते हैं और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो एक नक्शा दिखाते हैं और वो आवाम को बताते हैं। मुझे तो लगता है, आपको नहीं लगता कि थोड़ी मुमासलत जो है गोदी मीडिया के साथ हो रही है? क्योंकि गोदी मीडिया भी अपनी आवाम को बताने के लिए एक पूरी कहानी बनाकर सुनाता है और ये भी इसी तरह से इन मामलात को हल कर रहे हैं। अब चाइना के साथ जो इनकी डील हो रही है या मुआहदा हो रहा है या चीज़ें हो रही हैं, अब वो क्या लगता है चाइना ईरान के मामलात में इनके साथ शामिल होगा? ऐसा लग तो नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है इनके आपस के मामला तो ठीक नहीं है, आपस में इनकी वैसे ही बहुत मुकाबलेबाजी है। देखिए, चाइना पहली बात तो ये कि लोग आई थिंक गलत फ्रेमवर्क से जज करते हैं ईरान की रिलेशनशिप को दुनिया के साथ। ईरान जो है वो वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर, आप चेक कर सकती हैं, इसको वेरीफाई कर सकती हैं। मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पे बात करूंगा। ईरान ने हमेशा से प्रिंसिपल स्टांस अपना रखा हुआ शुरू से। जो मुल्क बना, इनकलाब आया जिस मुल्क में, इस बात के ऊपर कि हमें अमेरिका को शिकस्त देनी है, वो मुल्क जब अमेरिका के साथ डील भी हो जाती है ना, जेसीपीओ एग्रीमेंट भी हो जाता है, तब भी उनके मार बार अमेरिका के नारे जो है वो खत्म नहीं हुए, मार बार इसराइल के नारे खत्म नहीं हुए। वो एक्टिविटीज जो है उन्होंने जारी रखी, जो डिफेंस जो इनके रेजिस्टेंस ग्रुप्स है उनको सपोर्ट जारी रखा। और चाइना की जहां तक बात रहती है, चाइना और रशिया जैसे ममालिक अपने मफादात देखते हैं शहरमानो। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली इसकी एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल, ईरान के ऊपर अभी जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उनमें एक लार्ज पार्ट ऑफ सैंक्शंस जिसके अंदर आर्म्स एम्बार्गो इंक्लूडेड है, वो लगी हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन लगने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि 5 जो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, अक़वाम मुत्तहिदा के, रशिया, चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस, ये 5 ममालिक पावर रखते हैं कि वो वीटो कर दें किसी भी रेजोल्यूशन को। वीटो का मतलब ये है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद ईरान के खिलाफ 3 रेजोल्यूशंस जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस लगी हुई हैं, जिनके अंदर एब्सटेंशन हुई थी, जिनके अंदर चाइना ने कुछ भी नहीं बोला, रशिया ने कुछ भी नहीं बोला और वो पास होने दिया। और कुछ रेजोल्यूशंस तो ऐसी हैं शुरुआत की जिनमें चाइना ने और रशिया ने बाकायदा सपोर्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स का और दूसरी पावर्स का, जिसके अंदर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी। तो बात सारी ये है कि ये ममालिक अपने मफादात देखते हैं। इनका जो पहले जंग हुई थी, आप याद करें सद्दाम की जब जंग हुई थी, जब चाइना नहीं था, तब सद्दाम की जंग में रशिया ने सपोर्ट किया था सद्दाम को। तो ईरान जो उस वक्त रशिया, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इतनी बड़ी बड़ी पावर से लड़ रहा था, आज वो ईरान जो अमेरिका और इजराइल के साथ लड़ाई कर रहा है, आपको लगता है कि वो चाइना के साथ कोई डिसएग्रीमेंट करने में शर्माएगा? उन्होंने अगर फ्रांस के बेस को इराक के अंदर तबाह किया और साइप्रस के अंदर अगर तबाह किया यूके के बेस को, और डिएगो गार्सिया जो इतने हजारों किलोमीटर दूर है उनके ऊपर मिसाइलें दागी, तो वो क्या टकराएंगे चाइना के ऊपर? लोग बोलते हैं कि नहीं जी, ऑयल की डिपेंडेंसी। भाई, ऑयल की डिपेंडेंसी चाइना की तरफ से, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई मीट नहीं कर पा रहा दुनिया, और चाइना को सस्ता तेल मिलता है ईरान से, इसलिए वो अपने मफादात में तेल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईरान जो है कुछ भी करेगा, क्योंकि चाइना के लिए मजबूरी है ईरान। और जहां तक आर्म्स की बात होती है, डिफेंसिव मैनूवर्स की बात होती है, ना रशिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया ईरान को, ना जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस हुई है चाइना की तरफ से, अभी तक वो पूरी हुई है। तो बात सारी ये है कि सपोर्ट जरूर है, लेकिन सपोर्ट एक हद तक है और मजबूरी के तहत है, और इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं है कि वो चाइना जो है वो अपने फैसले इंपोज करवा सके, या वरना ये मसला तो हल हो जाता 2 मिनट में। मैं आपको बताऊं, 2 मिनट में ये मसला हल हो सकता है सारा। कैसे हल हो सकता है? अगर रशिया और चाइना आज बोल दें कि ईरान के ऊपर कोई भी हमला, हम अपने ऊपर हमला कंसिडर करेंगे, एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में आ जाए ईरान के साथ। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको अपने मामला भी देखने हैं। नॉर्थ कोरिया का, ताइवान का मामला जो है वो, साउथ चाइना सी का मामला चाइना को देखना है, यूक्रेन का मामला जो है वो रशिया को देखना है, और पूरी जो यूरोपियन, ये जो ईस्टर्न यूरोपियन के ऊपर फोर्स बैठी हुई है वो रशिया को देखना है। तो सारे मामला जो है वो इंटरट्वाइंड है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। ईरान इन मुल्कों की मदद करता है, ये मुल्क ईरान की मदद करते हैं। इट्स अ क्विड प्रो क्वो एक्सचेंज है, कोई मेहरबानी नहीं है किसी के ऊपर, ना ही कोई जबरदस्ती हो सकती है ईरान के ऊपर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो कि हम देख चुके हैं। अगर एविडेंस है, लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये सारी बातें, लेकिन अगर एविडेंस है तो सामने लेके आए। अभी तक तो नजर यही आ रहा है कि ईरान टोल भी ले रहा है, ईरान जो है वो कश्तियों को कंट्रोल भी किया हुआ है, जो कश्तियां जा रही हैं वो ईरान की इजाजत से जा रही हैं। और इंडिया का आप देखेंगे, क्या इंडिया की जो वेसल है, कल एक वेसल, वो लोग कह रहे थे कि अराकी साहब क्यों गए? भाई, वो ब्रिक्स का समिट हो रहा है, ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्रीज हैं, उन्होंने अपना एक ब्लॉक बनाया हुआ है। इसके अंदर दूसरे ममालिक भी है, मलेशिया भी आया हुआ है, इंडोनेशिया भी आया हुआ है, दूसरे यूएई के जो डेलीगेट हैं वो भी आए हुए हैं। वहां पे बड़े सख्त अल्फाज यूज किया है अब्बास अराक्ची साहब ने, और वहां पे होते हुए भी इंडिया की जो वेसल्स हैं वो गिरती हुई नजर आई होर्मुज के समंदर में। ये आपको क्या नजर आता है? ये सिग्नलिंग क्या देता है कि ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं है। हाँ, जाना आना तो जाहिर सी बात है, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आ रहा है, अमेरिका का जबकि दुश्मन है ईरान। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बोले कि नहीं जी दोस्ती बहुत ज्यादा है।
तो बात सारी ये है कि यहाँ पे इंडिया का जो गोदी मीडिया कर रहा है या जो दूसरी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स कर रहे हैं, ये बात सबको समझ में आती है, सबको नजर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे वो तेल खरीद रहा है, इंडिया जो है सैंक्शंस के बावजूद तेल खरीद रहा है। ऐसा थोड़ी है कि ईरान तेल बंद करना, जो तेल नहीं बेचे सिर्फ इस बात पे कि जी हमारे कोई प्रिंसिपल लड़ाई है। कश्मीर के मामले में साथ खड़े रहे। पाकिस्तान और इंडिया की भी ट्रेड काफी टाइम तक जो है वो चलती रही, बिल्कुल जंग ऐसे से है। पहले तक चल रही थी, हमें नजर आ रहा था। तो स्टांसेस जो है वो रहते हैं जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, और इसके अंदर प्रिंसिपल स्टांस लिया जाता है और चीजों को स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जाया जाता है। और गोदी मीडिया तो आपको अभी भी गौरव आर्या और ये सारे लोग नजर आ रहे होंगे। मुझे तो मस्खरापन लगता है, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। एग्जैक्टली। एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभार लगा लेता हूँ, वरना मैं जो है इन लोगों को बिल्कुल ही नहीं दिखता। ये जिस तरीके की रेटरिक यूज करते हैं, पूरा बॉलीवुड की जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं, ख्वाहिशात हैं, वो सारी उठ के इन्होंने न्यूज मीडिया के अंदर डाल दी हैं। मैं इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। अच्छा अच्छा मीडिया भी एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर, लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली गोदी मीडिया जो है वो प्रिवेल कर रहा होता है।